गुजरात के सूरत शहर की ये बात है। तारीख है 20 अप्रैल की। गुजरात में एक परिवार रहा करता था सूरत शहर में। जिस जगह ये परिवार रहता था उस जगह का नाम है गोड़दरा। गोड़दरा बेसिकली पुलिस स्टेशन का नाम है और इसी पुलिस स्टेशन की हद में ये परिवार रहा करता था, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस परिवार में और भी लोग थे, लेकिन पति पत्नी के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे इस परिवार में हैं। जो बड़ा बच्चा है वो 11 साल का है, बेटा है, और उससे छोटी एक बेटी है। पत्नी जो है वो एक डाइटिशियन है पेशे से, और पति पहले डायमंड इंडस्ट्री में काम किया करता था, लेकिन पिछले करीब 7-8 सालों से उसके पास कोई जॉब, कोई नौकरी नहीं है। ऐसे में वो घर के दूसरे काम किया करता है और नौकरी की तलाश भी किया करता है। चूँकि वाइफ इस्टेब्लिश्ड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो परिवार में किसी बात की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरे नाते रिश्तेदार भी हैं, तो सब कुछ ठीक है। 20 अप्रैल को होता यह है कि पति पत्नी एक 2 व्हीलर पर अपने घर से बाहर निकलते हैं। पति का नाम है विशाल रणछोड़ भाई साल्वे और पत्नी का नाम है शिल्पा साल्वे। ये दोनों घर से 2 व्हीलर पर बाहर निकलते हैं और बाहर जाने के बाद गोड़दरा से थोड़ी दूर पर एक और जगह है जिसका नाम है सलाबतपुरा। इस सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन से आगे एक और लोकेलिटी पड़ती है जिसका नाम है मान दरवाज़ा। तो जो सूरत के लोग हैं, जो सूरत के हमारे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, वो इन जगहों को रिलेट कर पाते होंगे, लेकिन बाकी लोग विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं। तो खैर 2 व्हीलर से निकले, गोड़दरा से सलाबतपुरा गए, सलाबतपुरा से मान दरवाज़ा की तरफ ये आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच उनकी पत्नी को कोई एक काम था, किसी आदमी से मिलना था या कोई छोटी सी चीज़ खरीदनी थी। वो उस 2 व्हीलर से नीचे उतरती है और अपने पति विशाल से कहती है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तुरंत आती हूँ। विशाल जो है 2 व्हीलर रोकता है आगे, क्योंकि ट्रैफिक है तो थोड़ा किनारे गाड़ी लगा लेता है और इंतज़ार करता है। उसके बाद वो इंतज़ार करता ही रहता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लंबा वक्त निकल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता। अब वो परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी शिल्पा को फ़ोन करने लगता है, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से, हैरानी भरे तरीके से उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। विशाल काफ़ी परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो वापस घर जाता है, अपने कुछ करीबी लोगों को अपनी पत्नी की गुमशुदगी के बारे में बताता है। बच्चों को तो शुरू में वो इस गुमशुदगी को लेकर अंधेरे में ही रखता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जो है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाएं और उन्हें संभालना मुश्किल हो। और वो अपने तौर पर अपनी पत्नी शिल्पा को ढूंढने लगता है, नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करता है। जिन जिन जगहों पर शिल्पा जा सकती है, जो उसके जहाँ पर उसकी मूवमेंट आमतौर पर आम दिनों में होती है, उन सारी जगहों पर विशाल जो है अपनी बीवी को ढूंढता है, लेकिन नाकामी उसके हाथ लगती है। और आखिरकार गोड़ादरा थाने में ही विशाल पहुंचता है 24 अप्रैल को, यानी 20 तारीख को उसकी पत्नी गायब हुई थी और इसके 4 दिन बाद 24 अप्रैल को वो थाने में पहुंचता है। और थाने में पहुंचने के बाद वो बाकायदा अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिटन कंप्लेंट देता है और कहता है कि मेरी बीवी इस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के बीच रहस्यमयी तरीके से वो गुम हो गई है, गायब हो गई है। अब पुलिस को जब ये रिपोर्ट मिलती है तो जाहिर है पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है, लेकिन ये किसी बच्चे की गुमशुदगी का मामला नहीं है, एक एडल्ट की गुमशुदगी का मामला है। तो ऐसे में पुलिस को ये भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये महिला अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। पुलिस शुरुआत में जब विशाल से पूछताछ करती है तो विशाल अपनी पत्नी की गुमशुदगी को लेकर पुलिस को कोई कंक्रीट क्लू या हिंट नहीं दे पाता है। तो ऐसे में पुलिस भी जो है थोड़ा सा उलझन में है, लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है। मगर चूंकि एक महिला की गुमशुदगी का मामला है, 4 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो 2 जो थाने हैं, गोड़ादरा और सलाबतपुरा, इन दोनों थानों की पुलिस को मिलाकर कंप्राइज करके पुलिस टीम बनाती है और शिल्पा की तलाश जो है शुरू होती है। अभी पुलिस शिल्पा की तलाश कर ही रही थी कि एक दिन गुजरते गुजरते जो गोड़ादरा में विशाल का घर है, वहाँ से कुछ रिलेटिव्स पुलिस के पास मिलने पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन, और उनके हाथ में एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि शिल्पा की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और शिल्पा की लाश मेरे बताए हुए ठिकाने पर है। ये ठिकाना कौन सा है? तो ठिकाना ये बताया जाता है कि यह ठिकाना है सहारा दरवाज़ा, कागज़ी की चाल,
लकड़ी वाले बिल्डिंग का पहली मंजिल का मकान जिसमें ताला लगा हुआ है। ये चिट्ठी घर वालों के हाथ लगती है और घर वाले इसे लेकर फौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं। इत्तेफाक से जब घर वाले पुलिस के पास आते हैं तब विशाल जो है घर में नहीं होता है। पुलिस इस चिट्ठी को देखती है और सोच में पड़ जाती है। पुलिस को लगता है कि भाई आखिर शिल्पा को हुआ क्या और शिल्पा की इस गुमशुदगी का रहस्य इस मकान से कैसे सुलझेगा जिस मकान का पता दिया हुआ है। ये मकान किसका है? तो घर वाले बताते हैं कि ये मकान जो है हमारा ही है, हमारे ही परिवार का है, लेकिन उस मकान में अभी कोई रहता नहीं है। और इस चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ है कि शिल्पा के साथ जो अपराध हुआ है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। अब ये अपने आप में बहुत रहस्यमयी बात है। चिट्ठी लिखने वाला कौन है ये भी एक पहेली है। पुलिस चूंकि मामला अब धीरे धीरे संगीन होता जा रहा है तो पुलिस देर नहीं करती है और सीधे पुलिस दल बल के साथ उस मौके पर पहुंचती है जिसका पता उस चिट्ठी में लिखा गया था। पुलिस श्रमजीवी सोसाइटी कांगड़ी की चाल के उस मकान में पहुंचती है पहली मंजिल पर और उस मकान में बाहर से ताला लगा हुआ है। पुलिस उस ताले को तोड़कर उस मकान के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही उस मकान के अंदर घुसती है, ये एक खंडहरनुमा मकान है जिसमें कोई नहीं रहता है, बिल्कुल धूल धूसरित है, जगह जगह पुरानी चीज़ें बिखरी पड़ी है और वहाँ से तेज़ बदबू का जो भभका है, झोंका है, वो पुलिस की नाक से टकराता है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये मामला अनहोनी का है और लगता ये है कि शिल्पा जो है वाकई अब जिंदा नहीं है। पुलिस तलाशी लेती है और तलाशी लेते हुए पुलिस देखती है कि कमरे के सामने ही एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के ऊपर मिट्टी और सीमेंट से उस संदूक को भर दिया गया है। गीली मिट्टी और गीले सीमेंट से उस संदूक को भर दिया गया है। उसे देखकर ये लग रहा था कि ये जो चिनाई है सीमेंट की, ये बमुश्किल 1-2 दिनों के पहले की ही है, ज़्यादा दिन इसे नहीं हुए, मतलब वो थोड़ी कच्ची भी थी। क्योंकि शक पुलिस को हो ही रहा था, पुलिस ने देखा मौके पर एक एयर फ्रेशनर भी रखा हुआ है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद शिल्पा की जान लेने वाला शख्स, इसका राज लोगों को पता न चले और बदबू बाहर न जाए, इसलिए वहाँ पर एयर फ्रेशनर भी रख कर गया है। पुलिस अब देर नहीं करती है, फ़ौरन उस संदूक में जो सीमेंट और मिट्टी की चिनाई है उसे तोड़ती है और तोड़ने के साथ ही बिल्कुल ही बुरे हालत में, डिकम्पोज्ड कंडीशन में एक महिला की लाश बरामद होती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि 39 साल की डायटिशियन शिल्पा की है, जो पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों से गायब है और जिसके पति विशाल ने बाकायदा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लेकिन शिल्पा यहाँ इस हाल में कैसे पहुँची? वो चिट्ठी लिखने वाला शख्स कौन है? तो अब पुलिस की जांच अब तेज़ होती है। घर वालों से पुलिस की बातचीत होती है, चिट्ठी में लिखे हर एक हर्फ को, हर एक अक्षर को बहुत बारीकी से पुलिस पढ़ती है और ये पता चलता है कि चिट्ठी लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही विशाल है जिसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 दिन पहले 20 अप्रैल को गोड़ादरा पुलिस थाने में जाकर लिखवाई थी। सवाल है कि विशाल कहाँ है? पुलिस अब उसकी तलाश शुरू करती है लेकिन वो नहीं मिलता। पता चलता है कि विशाल इस चिट्ठी को घर में छोड़कर भाग चुका है, फरार हो चुका है और ये चिट्ठी पहली बार विशाल और शिल्पा के जो 11 साल का बेटा है, बच्चा जो है उनका, उसके हाथ लगी थी। उसके बाद चूंकि माँ रहस्यमयी तरीके से घर से गायब हो चुकी है, गुम है कहने का मतलब, क्योंकि मौत की बात तब तक सामने नहीं आई थी, विशाल अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, कभी घर में है कभी बाहर है। तो ऐसे में कुछ नाते रिश्तेदार जो है इन बच्चों की मदद के लिए और इन बच्चों का साथ देने के लिए उनके घर में मौजूद थे। तो जब बच्चे को ये चिट्ठी मिलती है तो बच्चा ये चिट्ठी अपने उस रिश्तेदार को, रिलेटिव को देता है और रिलेटिव के ज़रिए ये चिट्ठी पुलिस तक पहुंचती है। इसके बाद ये राज खुलता है और ये पता चलता है कि चिट्ठी लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल है। अब सवाल यह है कि अगर विशाल ने ये चिट्ठी लिखी है और विशाल ने ही शिल्पा को इस हाल में पहुँचाया है, संदूक में, यानी उसका कत्ल किया है, तो फिर विशाल ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई? और अगर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर या अपनी पत्नी का कत्ल कर वो पुलिस को गुमराह ही करना चाहता है तो फिर उसे ये चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत थी? तो ये अपने आप में एक पहेली है। अब इस पहेली को सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन इस पहेली को सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है और वो खुद विशाल है। पुलिस अब विशाल की तलाश शुरू करती है, टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेती है और फाइनली पुलिस विशाल को दबोचने में कामयाब हो जाती है। पुलिस उसे सूरत शहर से ही पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू करती है। वो ये बताता है कि ये चिट्ठी तो खैर उसने लिखी ही है और उसने
अपनी पत्नी का कत्ल, शिल्पा का कत्ल 20 अप्रैल को ही उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर कर दिया था। पुलिस ने पूछा कैसे किया, क्यों किया, वहाँ लाश ले जाकर कैसे तुमने ठिकाने लगाई। तो अब विशाल ने पूरी कहानी सुनाई जो अपने आप में काफ़ी हैरान करती है। विशाल ने यह बताया कि वो अपनी पत्नी को 20 अप्रैल को कुछ सामान शिफ्ट करने की बात कहकर गोड़ादरा का उसका जो मकान है वहाँ से वो लेकर गया था श्रमजीवी सोसाइटी कांगड़ी के चाल वाले उस पुराने मकान में, जिसका मालिकाना भी विशाल और उसके परिवार के पास ही है, अपने उस पुराने मकान में जो अब खंडहर हो चुका है। और उस मकान में ले जाकर उसने धोखे से अपनी बीवी शिल्पा का उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। और उसके बाद चूंकि उसकी लाश उसे ठिकाने लगानी थी तो उसने कुछ सीमेंट का इंतज़ाम कर रखा था, पानी वगैरह और मिट्टी, ये सारी चीज़ों के सहारे उसने लाश को एक बड़े से वहाँ पड़े खाली संदूक में भरा और भरने के बाद उसे सीमेंट और मिट्टी से भर दिया, चिनवा दिया। लेकिन उसे डर था कि शायद इतना सब कुछ करने के बावजूद उस लाश से बदबू बाहर आ सकती है और इसका राज लोगों को पता चल सकता है जिससे वो पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए वो एक एयर फ्रेशनर भी खरीद कर ले आया था और उसने उस एयर फ्रेशनर को उसी कमरे में रख दिया था ताकि अगर कोई बदबू उससे उठे भी, बाहर भी आए तो थोड़ा सा इस एयर फ्रेशनर की वजह से वो सबसाइड हो जाए और आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी ना मिले। ऐसे भी खंडहर नुमा मकान से अगर कोई बदबू आए तो लोग पहले तो बहुत हैरान नहीं होते, क्योंकि कई बार कोई जंतु जानवर, यहाँ तक कि चूहे भी मर जाते हैं तो काफ़ी तेज़ बदबू आती है और लोग परेशान होते हैं। लेकिन लोग ये उम्मीद नहीं करते कि कोई लाश हो सकती है। तो विशाल को अब उम्मीद था कि वो कभी ये राज बाहर नहीं आएगा और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मगर सच्चाई ये है कि पकड़े जाने के बाद विशाल ने ये कहा कि उसने कत्ल तो कर दिया मगर उसका गिल्ट या उसकी अंतरात्मा कहें या उसका ज़मीर कहे, वो उसे बहुत परेशान कर रहा था, उसे झकझोर रहा था, उसे धिक्कार रहा था। खासकर इसलिए भी कि विशाल और शिल्पा को 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को उसकी माँ की गुमशुदगी के बारे में क्या बताए। इसीलिए उसने ये चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उसने अपना जुर्म कबूला, और न सिर्फ जुर्म कबूला बल्कि कहाँ पर अपनी पत्नी की लाश उसने ठिकाने लगाई है उसका भी पता गली नंबर के साथ, मकान नंबर के साथ उसने लिख कर दिया और फिर अपने घर से वो फरार हो गया। उसने जब वो पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि वो खुद भी शायद खुद को ख़त्म कर लेता अगर वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। अब सवाल यह है कि अगर विशाल वाकई इतना इमोशनल है, उसने अपने बच्चों को देखकर जो है उसे उनकी माँ का ख्याल आया और उसने ये चिट्ठी लिखी, मार्मिक चिट्ठी, जिसमें उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया और फरार हो गया, तो फिर उसने अपनी पत्नी की जान क्यों ली? तो इसका जवाब है शक का भयानक कीड़ा। शक का कीड़ा मतलब विशाल को अपनी पत्नी, जो कि पेशे से एक डाइटिशियन है, उस पर शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से भी अफेयर है। विशाल ने बताया कि उसकी शादी को अब कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही जो है उसकी पत्नी के साथ उसकी दूरियां बढ़ने लगी थी और अनबन शिल्पा के साथ उसकी रहने लगी थी, क्योंकि शिल्पा जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपनी मर्ज़ी की मालिक थी। वो जब चाहे घर से बाहर जाती थी, जब चाहे वापस आती थी, अलग अलग लोगों से बात करती थी। और कभी भी अगर वो शिल्पा का मोबाइल फ़ोन चेक करने या देखने की कोशिश करता था तो शिल्पा इसकी इजाज़त नहीं देती थी। और इजाज़त देना तो दूर की बात, अगर कभी गलती से भी उसका मोबाइल फ़ोन विशाल के हाथ लग जाता था तो शिल्पा वो फ़ोन झटक लिया करती थी, छीन लिया करती थी। वो बहुत सजग रहती थी कि उसका फ़ोन कभी भी उसके पति को ना मिले। ये सब कुछ, ये जो घटनाओं का पूरा समूह है, अलग अलग घटनाओं का, ये सारी चीज़ें विशाल के मन में अपने पत्नी को लेकर शक का कीड़ा लगातार, शक का जो भाव है उसको लगातार बढ़ा रहे थे। और ऐसे में विशाल को लगता था कि अब उसे अपनी पत्नी से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, और इसी के तहत उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की पूरी प्लानिंग की। और प्लान के तहत वो 20 अप्रैल को अपनी पत्नी को लेकर स्कूटी पर घर से बाहर निकला। 20 अप्रैल को ही उसने अपनी पत्नी को एक बहाना दिया कि वो अपने पुराने मकान में जाएगा जहाँ खंडहर है, वहाँ से कुछ सामान लाएगा या कुछ सामान वहाँ शिफ्ट करेगा। कुछ इस तरह की कहानी उसने बनाई और शिल्पा को लेकर उस खंडहर नुमा मकान में चला गया। शिल्पा को अपने आने वाले वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसका पति उसके खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश रच चुका है। वो चली गई, लेकिन वहाँ पर उसकी गला घोंट कर पहले उसके पति ने हत्या की और फिर उसकी लाश को अपने ही घर में, संदूक में, ट्रंक में ठिकाने लगा दिया। अब इस मामले का खुलासा हो गया है, लेकिन पूरे सूरत शहर के लोग इस कहानी को जानकर हैरत में हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब
उसको अपनी बीवी की इंटीग्रिटी को लेकर और उस कमिटमेंट को लेकर सिर्फ शक था, यकीन नहीं था। मैं ये भी मान सकता हूँ कि चलिए यकीन भी होगा या उसने कोई राज जान लिया होगा, पकड़ लिया होगा, लेकिन फिर भी उसके पति को यानी विशाल को यह हक बिल्कुल नहीं है कि वो उस महिला की जान लेता, उस पत्नी की जान लेता। 2 छोटे छोटे बच्चों की वो माँ भी है। कानूनी तौर पर वो अलग हो सकता था, तलाक लेने की सोच सकता था, पंचायत और समाज के बीच में बात लेकर जा सकता था, हो सकता है घर के बड़े बूढ़े उसका साथ देते, लेकिन यहाँ तो उसने गलत ही फैसला कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक बच्ची जो पटना के बेगमपुरा या बेगमपुर इलाके में रहती थी, उसका कत्ल उसी के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो उस बच्ची को अपनी दुर्भावनाओं का, अपनी अश्लील सोच का शिकार बनाना चाहता था। उसने कोशिश की, बच्ची ने विरोध किया और उसने बच्ची की हत्या कर दी। बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी को देखा है, उस घटनाक्रम के बारे में मेरी उस पेशकश को सुना है और उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये बताया है कि वो बच्ची के साथ जब यह हादसा हुआ तो वो दूध लेने नहीं बल्कि दूध देने जा रही थी, क्योंकि उसके घर के लोग दूध बेचते भी हैं। चलिए, ये एक फैक्ट है जिसके बारे में शायद मुझे बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आइडिया नहीं था, तो उस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर लें, मेरी आपसे गुजारिश है। जो हमारे दर्शक बता रहे हैं उसके मुताबिक वो बच्ची जिसकी हत्या हुई वो अपने घर से दूध लेने के लिए नहीं बल्कि कैन लेकर किसी को दूध पहुंचाने जा रही थी। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। हमारे दर्शक हैं इमरान आज़ाद जी, उन्होंने भी वही बात कही है कि वो दूध लेने नहीं दूध देने जा रही थी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग लिव सिम्बा के नाम से एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया है, एनी नाम है उनका, और सिम्बा बेसिकली उस स्निफर डॉग का नाम है जिसकी वजह से कत्ल के उस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ, उस बच्ची के कत्ल के मामले का खुलासा हुआ। और इसके अलावा सतगुरु ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, कुछ इमोजीज भेजी है। शिवराज सिंह ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा जगदीश चांडेगरा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट भी करते हैं, बहुत स्वागत। पुष्पेंद्र आनंद का कमेंट है, पुष्पा आनंद जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत। इन्होंने कहा है कि फांसी होनी चाहिए उस गुनहगार को। और सिमी भसीन जी ने कहा है कि ये हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। बोमेश परिहार का कमेंट है, उन्होंने भी फांसी की बात कही है। मुरुगेश कटपरा ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि नीट छात्रा के कत्ल के मामले की जांच पटना पुलिस ने जिस तरह से की और अब सीबीआई जिस तरह से कर रही है, जिसमें इंसाफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, इस मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल नहीं है और इसमें ना तो कोई नेता या कोई बड़े आदमी का कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इस मामले में इंसाफ मिलने की उम्मीद है, ऐसा उन्होंने कहा है। अनूपगढ़ धंजू इन्होंने कमेंट किया है और ये बेसिकली बलकार सिंह धंजू है, अनूपगढ़ के रहने वाले हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनु द पैंथेटिस्ट के नाम से एक आईडी है, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे बाल जो है वो मिसिंग हैं, चले जा रहे हैं। तो खैर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, बाल भी मेरे कम हो रहे हैं और जब हेयर कट कराता हूँ तो कुछ दिनों तक ऐसा रहता है। इसके अलावा द हैप्पी ओरेकल के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इंडियन पुलिस शुड कीप एंड ट्रेन इंडियन डॉग्स एज स्निफर डॉग्स। एनीवे, इन्होंने एक सुझाव दिया और कहा है कि जो फॉरेन के ब्रीड हैं वो भारत की तेज़ गर्मी में सर्वाइव करने में उनको दिक्कत होती है, इसलिए इंडियन डॉग्स से इस तरह की ट्रेनिंग इंडियन डॉग्स को इंडियन पुलिस को देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इंडियन डॉग्स में बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन स्निफिंग की या इस तरह से क्राइम डिटेक्शन की खूबी इंडियन डॉग्स में है या नहीं, इसके बारे में मुझे पक्के तौर पर नहीं पता है और पता नहीं इस तरह की कोई स्टडी या रिसर्च हुई भी है या नहीं भारतीय कुत्तों पर। इसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटानी होगी, अगर हुई है तो फिर जाहिर है पुलिस को उसको प्रमोट करना चाहिए, सरकार को प्रमोट करना चाहिए। नहीं तो ये सही है कि हर ब्रीड जो जानवरों की होती है उसकी अलग अलग ब्रीड की अलग अलग खूबियाँ होती हैं, किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई अच्छाई होती है। जर्मन शेफर्ड को शायद इसलिए जर्मन शेफर्ड कहते हैं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो शेफर्ड की भूमिका अच्छी तरह से निभाता है, मतलब वो चरवाहे की भूमिका निभाता है। मैंने कुछ एक वीडियोज़ ऐसे देखे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, जिसमें जो भेड़ बकरियों का झुंड होता है उसे एक जर्मन शेफर्ड डॉग जो है वो दूर से हाँकता हुआ भौंकता हुआ लेकर उनके मालिक के घर तक ले जा रहा है, ये दिखता है। तो एक तरह से उसमें भेड़ों के झुंड को कंट्रोल करने की एक ताकत होती है,
कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से शायद उसका नाम जर्मन शेफर्ड है। ऐसा मैं सोचता हूँ, पता नहीं, मैं इस वीडियो को देखकर बता रहा हूँ। ठीक इसी तरह से पिटबुल, रॉटविलर, ये सब जो है वो, और बुली हुआ, ये सब जिसे कहते हैं ना कि गार्ड डॉग्स कहते हैं इनको स्पेशली, यानी ये प्रोटेक्टर के तौर पर काम करते हैं। जो इसका ओनर होता है ये उसी का कमांड मानते हैं और ये मर जाते हैं, लेकिन आखिरी दम तक अपने ओनर को या अपने ओनर के फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह से अलग अलग ब्रीड्स की कुछ अलग अलग खूबियां हैं। तो इंडियन डॉग्स में वो खूबी है कि नहीं मुझे नहीं पता है। आफ्ताब अंसारी साहब ने कमेंट किया है, याशी चोटेन का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है। संतोष चारण का कमेंट है और कहा है कि जिस तरह बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब मिलती है, उसी तरह से गुजरात में भी शराबबंदी के बावजूद वहाँ शराब मिलती है। आपको पुलिस और गवर्नमेंट की मदद से ही ये सब होता है, उन्होंने ऐसा लिखा है। भास्कर अरगड़े साहब का कमेंट है और क़यामत समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि सर बैनर्जी सर वारदात शो जल्द चलाइए ना। वारदात तो रात 11 बजे आज तक पर ही आता है और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वो शो ज़रूर देखा करें, वो हम बनाते हैं। दीपमाला जी ने कमेंट किया है और इन्होंने भी ये बताया है कि वो बच्ची जो है वो दूध लेने नहीं बल्कि दूध किसी को पहुंचाने यानी देने जा रही थी। कुलदीप भारद्वाज का कमेंट है। प्रदीप भामदू जी हैं, MUZ के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने कहा है कि कमेंट्स जो है दर्शकों का वो पढ़ना है और सवालों के भी जवाब देना है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग और ख़ासकर उन्होंने अपने बारे में कहा है कि वो जुड़े रहते हैं। सुनील कुमार ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा लर्न विथ फातिमा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि ऐसे मुजरिमों को पुलिस प्लेस में भयानक मौत की सज़ा, पब्लिक प्लेस में भयानक मौत की सज़ा देनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों की रूह तक काम जाए। बिल्कुल, देखिए ऐसे लोगों से तो कोई रहमदिली नहीं बरती जानी चाहिए और इनसे कोई मरवत भी नहीं की जानी चाहिए। रही पब्लिक व्यू में सज़ा देने की बात, तो मुझे लगता है वो सोच थोड़ी कबीलाई किस्म की है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्हें कड़ी सज़ा होनी चाहिए और वो कड़ी सज़ा मतलब डेथ पेनल्टी के अलावा और कुछ नहीं है। तो देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, बाकी हमारे देश के कानून की हालत तो हम सब जानते ही हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आज के कहानी पर, आज के घटनाक्रम पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।